नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड का मामला फिलहाल काफ़ी चर्चित में है। क्या एनआईओएस डीएलएड फ्रेश रिक्रूटमेंट से नई भर्तियों से बाहर होगा या जीत जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 घंटे की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसले को सुरक्षित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बी.आर. गवई एंड जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की बेंच इस मामले को सुन रही थी। एनआईओएस डीएलएड की तरफ से भी तमाम सीनियर एडवोकेट्स, उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी कई सीनियर एडवोकेट उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अहम सवाल पूछे जहां पर एनआईओएस डीएलएड के वकील जवाब नहीं दे पाए और वहीं पर मामला उलझता हुआ जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हुआ कि एनआईओएस डीएलएड और इंटरवेन की तरफ से लास्ट में एक विक्टिम कार्ड खेला गया, जो आर्गुमेंट जहां पर कहीं ना कहीं मामला एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कौन से आर्गुमेंट थे? आखिरकार कहां पर एनसीटी भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पाई जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे? ऐसा क्या था? लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब पर विपक्ष भी खुशी मना रहा है कि हमने एनआईओएस डीएलएड को प्राइमरी से बाहर करवा दिया। काफी घबराए हुए हैं, मेरे पास काफी कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इस मामले में ज्यादा लंबा जुड़ा हुआ नहीं था। बट जो लास्ट दिन जब हियरिंग चल रही थी तब मुझे बताया, किसी ने मैसेज किया, तो मैं 12 बजे उस हियरिंग में जुड़ा था कि क्या चल रहा है। लेकिन उसी सुनवाई के बीच में मैंने लगभग, जब लंच पीरियड था, तब मैंने एक आर्गुमेंट वहां पर उत्तराखंड से किसी कैंडिडेट से संपर्क में था, वो एडमिन नहीं था, उसको मैंने वॉइस मैसेज के माध्यम से भेजा था कि ये आर्गुमेंट आप लास्ट में खेलिए। और वो खेला भी गया जहां पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं जाकर के अपनी सहमति बनती हुई नजर आ रही। बट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। कब फैसला आ सकता है, क्या हो सकता है और क्या आर्गुमेंट, क्या सवाल, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वो चैनल है जो डीएलएड के पक्ष में हर बार आवाज उठाई है, चाहे प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर करने को लेकर हो। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो जरूर देखें, आपके पूरा मामला समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, जहां पर सवाल पूछे गए, वकीलों ने अपने आर्गुमेंट किए, वो वीडियो जरूर सुनना ताकि पूरा मामला डिटेल से समझ में आएगा। एनआईओएस डीएलएड का मामला, एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के बाद एनआईओएस डीएलएड करवाया जा रहा था। मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर, तमाम बातों पर आने से पहले एनआईओएस डीएलएड क्या है ये जरूरी है समझना। आप जानते हैं, बट शॉर्ट में चर्चा करूंगा, उसके बाद उस पॉइंट पर आऊंगा, तब मामला पूरा डिटेल से समझ में आएगा। एनआईओएस डीएलएड जो कोई समय था जब भारत के अंदर तमाम राज्यों में डीएलएड अभ्यर्थियों की कमी थी, जहां पर 12वीं पास, ग्रेजुएशन कैसे भी करके अनट्रेंड टीचर को रिक्रूटमेंट कर दिया जाता था। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन आरटी एक्ट के तहत भारत सरकार ने एक प्रावधान किया कि इनको ट्रेंड किया जाए, जिससे वो आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने एनआईओएस डीएलएड को, एनआईओएस नेशनल जो ओपन स्कूल इंस्टीट्यूट है, जहां से ओपन से आपको बिना कॉलेज जाए डीएलएड कोर्स करवाने का 18 महीने का कोर्स उपलब्ध करवाया, जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज था, अप्रूवल संस्था थी, और उन्होंने, एनसीटी ने लेटर जारी किया था 2017 में। वो आपकी स्क्रीन पर आप भली भांति जानते हैं, आपने एनआईओएस किया है। लेकिन सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने, 2 मुख्य सवाल एनसीटीई और एनआईओएस डीएलएड के वकीलों से पूछे। वो सवाल था कि एनसीटी से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप कोई भी भर्ती के, जब आप टीचर की क्वालिफिकेशन के लिए जब आप कुछ भी जारी करते हैं तो एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करते हैं, जैसे आपका 2010-11 का नोटिफिकेशन, उसके बाद 2018 का जो स्ट्राइक डाउन हो गया बीएड शामिल होने की वजह से, उसके बाद आपका 13 अक्टूबर 2021 का। उनका सवाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सिंपल था एनसीटी से, कि एनसीटी को ये पूछा था कि ये बताएं कि आपने एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के लिए कोई भी गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि विवाद ये था कि 18 महीने का कोर्स और 2 साल का डीएलएड रेगुलर कोर्स दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, समान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एनसीटी से सवाल पूछा कि जब समान है तो आपके 2010, 11, उसके बाद 18, 21 जितने भी नोटिफिकेशन जो जारी किए, वो नोटिफिकेशन आरटी एक्ट धारा
वन के तहत जारी किए जाते हैं, तो वन के तहत आपका नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन क्यों नहीं? जो आपके रूल और रेगुलेशंस जिनको बोलते हैं अपन सामान्य तौर पर, जो रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जो रूल एंड रिक्रूटमेंट के रूल बनाए हुए हैं, उसमें आपका क्यों नहीं है? यहाँ पर एनसीटी अपना कोई खास जवाब नहीं दे पाई। एनसीटी कह रही थी कि हमने ऑर्डर निकाला है 6 जनवरी 2021 को, उसके बाद हमने 2017 में इसको रिकॉग्नाइज किया है, एनसीटी से अप्रूव्ड संस्था है एनआईओएस, और ये तमाम बातें जो एनसीटी ने कहा कि हमने वो नहीं किया, बट हमने उस लेटर के अंदर क्लेरिफिकेशन, जब जब स्टेट से ऐसा मामला आया तो हमने क्लेरिफिकेशन दिया है और ये वैलिड ऑल पर्पज के लिए है। ये तमाम बातें एनसीटी ने कही, वो लेटर आपके स्क्रीन पर है, आपने भी देखे। ये सवाल आने के बाद एनसीटी से सवाल दूसरा पूछा गया, यही सवाल डीएलएड के वकीलों से पूछा गया, एनआईओएस डीएलएड के वकीलों से। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि ठीक है आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, दूसरा सवाल ये पूछा कि जो एनआईओएस डीएलएड ये इन सर्विस के लिए है, भले ही वो गवर्नमेंट या प्राइवेट अनएडेड दो तमाम संस्थाएं हैं, उसमें कार्यरत शिक्षकों के लिए कोर्स है, उनकी नौकरी बचाने के लिए है, तो ये नए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कैसे है? इसी सवाल पर जब एनआईओएस डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी तमाम एनसीटी के एक्ट बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार से एनसीटी एक्ट के 1973 वाला जो भी 93 वाला है, वो एनसीटी एक्ट के 29 सेक्शन जिसके तहत पॉलिसी मैटर बताया जाता है, 29 की धारा के तहत ये इनको डायरेक्शन मिला था, जो पॉलिसी मैटर है सिलेबस का, और उसके बाद इन्होंने इसको किया तो पॉलिसी मैटर है। इसी के साथ एनसीटी एक्ट की सेक्शन 12 है और तमाम चीज़ें जो रेगुलेशन से सिलेबस संस्था अप्रूवल करने का तमाम प्रोसेस के कानून एनआईओएस डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बताए। बट सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्यों नहीं है, वो कहाँ है? आपको मालूम है आपके नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है? नोटिफिकेशन में ओनली 2 इयर्स का लिखा है, जब इक्विवेलेंट मानते हैं तो 18 महीने का क्यों नहीं? हालांकि उनका सवाल यह था कि ये इन सर्विस के लिए है, तो उन्होंने कहा कि नौकरी बच गई, अब क्या दिक्कत है? नौकरी बचाने के लिए था 18 महीने का, तो नौकरी बच गई नए रिक्रूटमेंट के लिए। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट, बिहार हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट, 3 हाईकोर्ट के फैसले एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उससे पहले ये सवाल इनसे पूछे गए। जब आप एनआईओएस डीएलएड का जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट जो राज्यसभा से जब क्लेरिफिकेशन मांगा गया था, सरकार से राज्यसभा से जब क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि एनआईओएस डीएलएड के मामले को लेकर, फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर, तब राज्यसभा से जब एनआईओएस ने अपना जब रिप्लाई दिया था उसमें उन्होंने लिखा था कि आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत रिलैक्सेशन के तहत ये एनआईओएस डीएलएड का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अब जो मेन जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है वो धारा 23(1) के तहत आता है। तब सुप्रीम कोर्ट ये भी सवाल बार बार उठा रही थी कि ये तो एक छूट का प्रावधान था जो नौकरी बचाने का था, मैंडेटरी कैसे हो गया? लेकिन उसके बाद यहाँ पर सवालों के जवाब एनआईओएस डीएलएड की तरफ से वकीलों ने दिया कि वो था, बट उसके बाद 6 जनवरी 2021 का नोटिफिकेशन पढ़िए, पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, लोग ट्रेंड हो गए, तमाम दलीलें दी गई। लेकिन मुद्दा इतना है कि क्या एनआईओएस डीएलएड फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकता है या नहीं? फैसला मात्र इस बात पर तय होना है। अब जो बीएड की तरफ से जो वकील पैरवी कर रहे थे, उत्तराखंड सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे कि जब ये लोग अनट्रेंड थे बट इन्होंने ट्रेंड हो गए, कि ट्रेनिंग इन्होंने स्कूल में कर ली, 18 महीने का कोर्स कर लिया, तो ये क्यों नहीं हो सकते? जब ट्रेंड बन गए तो रिक्रूटमेंट के लिए क्यों नहीं शामिल हो सकते? उनका इतना था कि सर नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं आए। अब नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं आए तो क्या किया जाए? रूल और रेगुलेशंस के थ्रू नहीं है तो ये गलत है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रखे।
उसके बाद एनसीटी के वकील ने भी कहा कि सर ये पटना हाईकोर्ट का फैसले को हमने भारत सरकार से डायरेक्शन आया, उस पॉलिसी है 29 की, बट हमने इस मामले में कमेटी भी गठित करी और एनसीटी काउंसिल की भी मीटिंग, बट ये दोनों मामले बीएड वाले में नहीं थे। बीएड के वकीलों ने इस मामले को, जो बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद था जिसमें प्राइमरी से बीएड को बाहर किया, उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी। आप मेरे वो सुनवाई की वीडियो सुनना। उन्होंने कहा कि सर ओनली भारत सरकार के डायरेक्शन के बेसिस पर हो गया, एनसीटी ने दिमाग नहीं लगाया, वो नहीं लगा। तो वहां पर यह आया कि मामला डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से लेटर जारी हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिनिस्टर ने जारी किया। वहां पर जो उस मामले से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर बैक बीएड के वकील हो गए। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं, 12 अप्रैल 2018 का जो बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद मामले में भारत सरकार के मिनिस्टर ने वो लेटर जारी किया था, एचआरएम, भारत सरकार के मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं था, रिटन में कोई डायरेक्शन नहीं था, सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी का ही था। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने यहाँ देखा है कि ये डिप्टी सेक्रेटरी से हुआ है, तो मिनिस्टर से कैसे आप वो डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये बार बार आ रहा था कि लास्ट में जाकर एनआईयूएस डीएलएड के वकीलों ने, जब लंच हुआ मैंने भी भेजा था, उन्होंने जब मीनाक्षी अरोड़ा जी को टोका भी कि बार बार आप वही मुद्दा उठा रहे हैं कि इन सर्विस ये मैटर क्लियर है, इन सर्विस के लिए था, नौकरी बचाने के लिए था। लेकिन डीएलएड के वकीलों ने सवाल उठाया कि सर जो प्राइवेट स्कूल में लगे हुए टीचर हैं उनका क्या होगा। सबसे बुनियादी सवाल बताता हूं कि प्राइवेट स्कूल में लगे हुए टीचर्स एक स्कूल को छोड़ा दूसरी स्कूल में ज्वाइन करेगा, तो आप देखते होंगे कि अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में हर स्कूल की विज्ञप्ति आती है, वो स्कूल की विज्ञप्ति, दैट इज द फ्रेश रिक्रूटमेंट। अब उस फ्रेश रिक्रूटमेंट में एनआईयूएस डीएलएड जो 18 महीने का कोर्स किया हुआ है वो कैसे अप्लाई करेगा। नौकरी सरकार वालों की तो बचा दिया आपने, गवर्नमेंट वालों की, बट प्राइवेट वालों की नौकरी कैसे बची। स्कूल परमानेंट नहीं होती, स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, वहां पर फ्रेश विज्ञप्ति आती है अखबार में, उसके बाद वो जाते हैं, अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, डेमो क्लास देते हैं, देन ज्यादा भीड़ होती है तो कई बार स्कूलों में टेस्ट भी करवा लिया जाता है। तो वहां पर जब वहां पर एलिजिबल हो सकते हैं तो गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं। अब बात ये भी आती है कि ये मुद्दा उठाया, जैसे ही सलमान खुर्शीद जी ने भी ये बात बोली प्राइवेट टीचर्स को लेकर के, जब मीनाक्षी अरोड़ा जी ने भी बोली, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस मामले पर कोई सवाल नहीं पूछा, सहज नजर आई। कहीं न कहीं इस मामले पर ऐसा लगा कि यहाँ पर मामला निकल सकता है। बाद में डीएलएड की तरफ से वकीलों ने यह भी सवाल किया कि सर हमारी क्या गलती, हमने भारत सरकार एनसीटी के नोटिफिकेशन को देख करके हमने 18 महीने का कोर्स कर लिया और हम ट्रेंड हो गए, हम फ्रेश रिक्रूटमेंट के अलाउ नहीं प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से, इससे अच्छा हम 2 साल का ही कर लेते हैं। अब 2 साल का करना होगा, हमारा क्या होगा फ्यूचर का, हमारी क्या गलती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं ना कहीं सहमति नजर आई कि आपकी गलती तो नहीं नोटिफिकेशन, बट बीएड वाले यहाँ कमेंट ये ना करें कि हमने भी बीएड उसी के बेसिस पर किया, 2018 का नोटिफिकेशन रद्द क्यों हुआ। आपको बता देना चाहता हूँ, आपका 6 से 12 तक के लिए एलिजिबल है, आपके उस कोर्स की वैल्यू खत्म नहीं हुई। जो प्राइवेट स्कूल में जो लगे हुए टीचर्स हैं उन्होंने जो एनआईयूएस डीएलएड किया था उस कोर्स की वैल्यू खत्म हो जाती है यदि उनको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि उस कोर्स की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि प्राइवेट नहीं, ये भी मुद्दा उठाता ये रखा, नई प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहां पर हमको एलिजिबल कैसे किया जाएगा, वहां पर हम इनएलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि नौकरी तो वहां से हट गई। तो ये यहाँ पर बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा बना, यहाँ पर ये कानून के दायरों से हटा करके एक जो राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 और जो तमाम का जो हवाला दिया गया, यहाँ पर जाकर के ये चीज समानता का अधिकार में आई कि हमारे साथ ये अन्याय है। ये तमाम आर्गुमेंट हुए एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से, लेकिन मेरा एक शिकायत एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से जो स्टूडेंट जो केस लड़ रहे थे उनसे सवाल है,
मुझे इस मामले में जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद में ही इतना समय, और इसमें मेन लीडर टीम भी मेरे से संपर्क में नहीं थी। बाद में पता चला जब आर्गुमेंट सुने, बीएड की तरफ से इस मामले में एसएलपी लेकर आए हुए। ठीक है, हाईकोर्ट में तो पहले लगा लिया। जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया था बीएड बाहर करने का, सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड के मामले को, उसमें उनको फैसला सुनवाई 1-2 तारीख लेनी चाहिए थी, भारत सरकार को पार्टी बनाना चाहिए था। और मैं इतने में क्या करते, यहाँ 2 महीने जब से अगस्त से फैसला आया, उत्तराखंड हाईकोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का मामला और वो भर्ती को लेकर के सब्जेक्ट टू आउटकम करके रखा हुआ है, वहां पर उस मैटर को लिस्टेड करवाते और सुनवाई करवाते, और इतनी तीव्र गति से कि बीएड को पूरी वहीं हाईजैक कर देते कि बीएड बाहर हो रहा है, और उसके बाद बीएड को बाहर करवाने के लिए पूरा वहां पर फैसला करवाते, और इधर वाले मामले को तब तक होल्ड करवा देते भारत सरकार को पार्टी रिप्लाई और तमाम तारीख का लेकर के। तब बाद में यदि बीएड बाहर हो जाती है, जैसे बिहार के अंदर करवा दिया, मध्य प्रदेश में अभी सुनवाई होने वाली है, 2-4 पर तारीख लेके जाएंगे, क्या होगा। जब वो मामला हो जाता तो पक्ष ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से लगाई गई एसएलपी मेंटेनेबल नहीं रहती, क्योंकि जब ये इनएलिजिबल पर्सन है, अब ये मुद्दा उठा जरूर था कि ये इनएलिजिबल है, बट उत्तराखंड सरकार थी, बट आप बाहर नहीं कर पाए क्योंकि मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में सब जुडिशरी में था, तो वो बाहर नहीं हो पाए। अदरवाइज डायरेक्ट ये होता है कि बीएड की तरफ से वकील जो प्रेजेंट थे वो आर्गुमेंट ही नहीं कर पाते कि ये इनएलिजिबल है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और ये पूरा कोई सब्जेक्ट तो फैसला है, इनकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इनके एसएलपी इनको बाहर कीजिए, तो बहुत आसान काम हो जाता ओनली। बट ये मैं बता देता, बट मेरे से संपर्क नहीं था। अब चिड़िया चुग जाए खेत, तो उसके बाद पछताने का फायदा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी का दोषी वो नहीं ठहरा रहा, ठीक है, उन्होंने केस काफी मजबूती से लड़ा गया, आर्गुमेंट काफी अच्छे हुए हैं, काफी सीनियर वकील उतारे गए हैं, और हालांकि ये थोड़ा करना चाहिए था क्योंकि चीज़ें उनकी याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं रहती, वो क्योंकि जब बीएड अलाउ ही नहीं है, उस भर्ती से बाहर हो गया, तो वो यहाँ रह गए इसलिए कि सुप्रीम हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग, तो सब्जेक्ट टू आउटकम था, तो याचिका तो उनकी बनी रह गई। ये काम एनआईओएस से डीएलएड के छात्रों को ये करना चाहिए था, लेकिन ये काम वो लोग नहीं कर पाए। एनसीटी ने मेनली एनआईओएस डीएलएड कोर्स इन सर्विस वालों के लिए निकाला, बट गवर्नमेंट वालों के लिए तो नहीं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट स्कूल में लगे हुए टीचर्स वाले मामले पर गहनता से विचार करेगा, और जो मैटर निकलेगा, देखिए मैं सत्य बोलता हूँ, इस मामले में पहले भी नहीं जुड़ा हुआ था मुझे ज़्यादा, लेकिन मैं राज्यसभा से जो मनोज झा सांसद साहब ने जो सवाल पूछा था, 14 लाख के समथिंग पूरे भारत में एनआईओएस डीएलएड के, जिसमें बिहार से काफ़ी थे, तो उन्होंने कहा कि आपने इतना एनआईओएस डीएलएड करवाया, उसका कोई कोर्स का मतलब नहीं रहा प्राइवेट वाले का, इनका क्या होगा, भविष्य खतरे में है तमाम। तब भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि ये सारे पर्पज के लिए वैलिड है। ये सुप्रीम कोर्ट में लाइन अंडरलाइन भी हुई कि वैलिड फॉर ऑल पर्पज, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। बट वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सवाल पूछ रही थी कि नया नोटिफिकेशन क्यों नहीं है। बट एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर के द्वारा वैलिडिटी के रिगार्डिंग सभी राज्य सरकारों को सचिवों को लेटर जारी किया था, जिसमें बिहार हाईकोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए और क्लैरिफिकेशन जो अलग राज्य जो मांग रहे थे, विवाद चल रहा था, उसको क्लैरिफिकेशन किया था, जिसमें नोटिफिकेशन 2010-11 का भी जिक्र किया। बट थोड़ी सी उन्होंने एनसीटी ने ये गलती जरूर रखी थी, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। तभी ये एनसीटी डीएलएड की तरफ से वकील ने कहा कि सर हमारी क्या गलती है, हमने कोर्स कर लिया, सब कुछ वैलिड, हमारे कोर्स की वैल्यू खत्म हो गई, अब हम कब 2 साल का कोर्स करेंगे, इससे अच्छा ये समानता का था। कोर्ट उस नोटिफिकेशन को देखकर समानता, एनसीटी ने कहा कि समानता, कई लोग बीएड के लोग कह रहे हैं कि एनसीटी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी वो मान्य होगा, कोई अच्छे से डिफेंड, एनसीटी के वकील ने अच्छे से डिफेंड किया जो उसके पास था, जो जहां पर नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो वहां पर तो क्या करें, बट उन्होंने डिफेंड किया। यह हर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि
आर्गुमेंट लास्ट करने के बाद सर जो आपका आदेश होगा वो मान्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है, ये कहना पड़ता है। जब स्टे की मांग की जाती है उनके फाइलों में भी देख लीजिए, पहली लाइन स्टे की रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रॉपर फिट ऑर्डर पास करेगा वो कुछ भी करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी दी जाती है, कोई वो नहीं है कि इस तरीके से जो अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब ये आपके मन में सवाल ये है कि 2017 का वो एक मुद्दा, मेन इतना सा पॉइंट है, 3 घंटे की बहस में 2 सवाल अहम थे। अब ये मामला बनेगा जहां पर प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, जहां पर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा एक लेकर होगा, जहां पर सारे पर्पज के लिए और तमाम चीज़ें हुई। बट सवाल यही था कि आरटीई एक्ट धारा 23(1) के तहत कहाँ नोटिफिकेशन है, जहां पर आपका और में क्वालिफिकेशन लिखी हो, जहां पर और में लिखी होती है वहां पर कहाँ लिखा हो। ये मालूम है, ये उन्होंने पूरी चीज़ देखी, 18 महीने का वो कोर्स प्लस 6 महीने की, वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है। बट ट्रेंड टीचर तो हैं प्राइवेट स्कूल में, उन्होंने ट्रेनिंग तो ले ली, अब तो वो अलाउ हो सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अहम सवाल था। सलमान खुर्शीद जी जो सीनियर एडवोकेट आईए लगा करके पेश हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि इंटरवेनर की तरह से, कि उन्होंने बहुत सामान्य आर्गुमेंट किए, क्योंकि रिपीटेड आर्गुमेंट होते नहीं, एक ही बात बोली जा नहीं सकती, जो मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बोल, उन्होंने साफ बात रखा। और वही बात है, मीनाक्षी अरोड़ा जी ने लंच के बाद वो आर्गुमेंट रखे, जहां पर आप देखेंगे, आप सुनना, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत होती भी नजर आई, कोई सवाल गंभीर पूछे नहीं। लेकिन बीएड के वकीलों से भी सवाल पूछे कि जब ये लोग ट्रेंड हो गए हैं और ट्रेनिंग इन्होंने कर ली, 18 महीने का कर दिया, तो ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन वो एक नोटिफिकेशन को पकड़े हुए थे। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या नहीं करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और ये डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले से अलग है, उस मामले से नहीं देखा जा सकता। इसमें एक तो कानूनी आधार पर पेच फंसा हुआ है, रूल और रेगुलेशंस वाला, नोटिफिकेशन वाला, दूसरा प्राइवेट स्कूल वाला मामला लेकर के है। बीएड वर्सेस बीएड विवाद वाला मामला अलग था, जहां पर मेरिट बेसिस पर था, जहां बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं थी और वो अनट्रेंड भी थे, क्योंकि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स नौकरी लगने के बाद, ये ट्रेंड है, तो ये उससे कंपेयर नहीं कर सकते और ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो राज्यसभा में जो जवाब पेश किया गया, वो आरटीई एक्ट धारा 23(2) का जिक्र करेगा। अब 23(2) का जिक्र करने से रिलैक्सेशन में चला जाता है, तो मैंडेटरी में नहीं आता है। बट उसका जवाब आगे देते हुए एनसीटी ने क्लैरिफिकेशन में 2021 में जाते, बट पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार से डायरेक्शन आया। उसके बाद उन्होंने, एनसीटी ने कहा कि हमने काउंसिल की मीटिंग हुई और हमने मीटिंग करी और उसके बाद कमेटी और वो तमाम बातें कही उन्होंने कि कोर्स हमारे से अप्रूवल है, संस्था हमारे से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तमाम तरीके बात उन्होंने कहा कि हम, सुप्रीम कोर्ट का एक ही सवाल था, सारी बातें मानते हैं, बट ये बताइए कि इक्विवेलेंट कैसे है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि समानता है। बट उन्होंने वैलिड फॉर पर्पज और सारों के लिए वो पटना हाईकोर्ट, ये 3 हाईकोर्ट के फैसलों का जिक्र था, जहां पर अब देखना होगा कि 3 हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट कैसे बदलती है या यथावत रखती है, क्या होता है। इन प्राइवेट स्कूल में लगे हुए टीचर्स के लिए इस मामले को थोड़ा और गंभीर बनाया जाना चाहिए था, थोड़ा डिटेल से और गंभीर बनाया जाना चाहिए था कि जो प्राइवेट स्कूल छोड़ चुके हैं और उसको और गंभीर बनाते तो कहीं ना कहीं ये मामला। लेकिन सवाल सभी बीएड से भी बहुत सारे सवाल हुए थे, और क्योंकि मैं बीएड के पक्ष की तरफ से जो वकील खड़े थे उनके पूरे आर्गुमेंट सुन नहीं पाया था, बट कुछ आर्गुमेंट उनसे जब सवाल क्रॉस आर्गुमेंट के समय सुना था, उनसे भी काफ़ी उत्तराखंड सरकार से ने तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई सर, इतना हो गया, उस पर उन्होंने कहा कि हम सुनवाई करके फैसला दे रहे हैं, तो उस पर जा उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले उसको एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसके बाद वो बदल गई, तो वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आई। अब ये मामला होगा कि सर आप इतनी देर से बोलते जा रहे हैं तो फैसले के बारे में बताया नहीं कि क्या होगा इस मामले में, आप बातें सारी बता दी घुमा फिरा करके, ये चीज़ें हमें भी मालूम है। मेरा इस मामले में यह है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जजमेंट रिजर्व है। अब इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि जब जजमेंट कब आएगा, हो सकता है कि दिवाली के बाद आ जाए, हो सकता है कितने महीने बाद आ जाए, किसी को मालूम नहीं होता है। मात्र सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित
जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस मामले की सुनवाई करते हैं उन्हीं को मालूम होता है, बाकी किसी को मालूम नहीं होता है कि फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जानता है। बट एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिवाली के बाद आ सकता है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों में लिख सकते हैं। उस पर भी डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनके पास कितने जजमेंट पहले से रिजर्व किए हुए हैं, वो कब लिखेंगे, संवैधानिक पीठ के फैसले कितने रिजर्व किए हुए, तो वो एक अलग अलग होता है। मैंने बीएड बीएसटीसी में बताया था, हो सकता है कितने महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 30 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन क्या हो सकता है, मामला पॉजिटिवनेस को लेकर के आप काफी गंभीर हैं कि क्या होगा, तमाम राज्यों के छात्र काफी परेशान हैं। मैं इतना ही इस मामले में कहना चाहूंगा, जिस भी राज्य में जो चयनित हैं, चाहे बिहार की 7वें चरण की भर्ती में जो चयनित हैं, या किसी भी राजस्थान या किसी भी राज्य में जिन्होंने नौकरी ले ली, अपॉइंटमेंट लेटर ले लिए, उनको नहीं हटाया जाएगा। उन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों पर कोई खतरा नहीं है, बेफिक्र रहें। जो लग गए वो लग गए, क्योंकि वो अनट्रेंड नहीं है। ये नौकरी बचाने का इन सर्विस का था, तो उनकी नौकरी तो बचानी है। जो लग गए तो ये बचाने को लेकर ही कानून था, तो ये अनट्रेंड भी नहीं। आप बीएड जैसे अनट्रेंड है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग की भी है, और बाकी आप लगने के बाद कर लेंगे, तो ये नौकरी बचाने को था, तो नौकरी तो आपकी बचाने का। जो आप नए अपॉइंटमेंट हुए तो उनकी भी तो नौकरी बचेगी। नौकरी बचाने को इन सर्विस वालों के लिए तो था। तो जो लगे हुए हैं, जो लगने वाले हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लिए हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जो लग रहा है, जहां तक मैं एक अनुमानित, ज्यादा विश्लेषण मैंने नहीं किया, क्योंकि ज्यादा मेरे पास किसी की फाइल भी नहीं है, क्या रिप्लाई पेश किया गया, क्या रिटर्न में आर्गुमेंट दिए गए। जो मैंने सुनवाई सुनी है और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजे हैं एनसीटी के लेटर, वही देखा है। बाकी मेरे पास इसमें टीम से संपर्क नहीं है, मेरे पास नहीं है। बट मैं इतना, अब तो मैटर क्लोज भी है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एनआईओएस डीएलएड का पक्ष कहीं ना कहीं, जो लास्ट में जो गेम खेला गया, जो आर्गुमेंट पास किए गए, जो एक वहां पर जाकर के बनता है कि नजर एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में फैसला आ सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वहां पर नजर आ रहा है कि जीत सकता है एनआईओएस डीएलएड उस मामले पर, प्राइवेट स्कूल वाले पर, जहां पर उन्होंने जो आर्गुमेंट रखे हैं बेटर जॉब के लिए, हर कोई कंपटीशन पास करके जाना चाहेगा। तो ये सभी को मालूम है, जजों को भी मालूम है कि क्या सैलरी मिलती है, उसके बाद कैसे लोग छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि रूल और रेगुलेशंस वाले का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एनसीटी के कई लेटर जारी किए हुए हैं क्लैरिफिकेशन को लेकर के, उन हाईकोर्टों के फैसले हैं, तो उनको यथावत भी रख सकती है। कहीं ना कहीं मुझे एनआईओएस डीएलएड का पक्ष जीतता हुआ नजर आ रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वो क्या करते हैं। और हार का जो नजरिया है मुझे कम ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में, आपने सुना होगा जब बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद था, उस समय सवाल उनसे भी पूछे गए थे, तो सवाल अपने से भी पूछे गए। उसके मैटर के आर्गुमेंट और तथ्य अलग थे, इसके मैटर के आर्गुमेंट और तथ्य अलग हैं, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। मेरिट के बेसिस पर देखेंगे तो आप ये ट्रेंड टीचर हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग कर ली, कोर्स कर लिया, तो मेरिट के बेसिस पर देखेंगे तो इनके कोई खिलाफ नहीं। मात्र एक कानूनी दांवपेच फंसा हुआ है, वो कानूनी दांवपेच की फंसने की वजह से, जो एक नोटिफिकेशन नहीं होने की वजह से, वो एक कानूनी दांवपेच से हार जाएं तो हार जाएं, बाकी कहीं से हारने का नजर नहीं आता है मामला। और मैंने कई लोगों से फोन आया, मैंने बताया कि ये मात्र एक कानूनी दांवपेच फंस रहा है। जो एनसीटी जो धारा 23(1) के तहत जो आरटी एक्ट के जो नोटिफिकेशन जारी करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रही थी कि आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं। उस पर एनआईओएस डीएलएड के वकील ने भी कहा, और सुप्रीम एनसीटी के वकील ने तमाम लेटर और तमाम चीजें रखी, बट कहीं ना कहीं वो एक कानूनी दांवपेच वहां फंसा हुआ है। उसका कोई रास्ता निकलता है एनआईओएस डीएलएड की और एनसीटी तरफ से दिए हुए दलीलों पर, या नहीं निकलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा इस मामले में। बाकी सारे एंगल से मामला पॉजिटिव है, मेरिट के बेसिस पर पॉजिटिव है। तो कोर्ट के फैसले कई बार मेरिट, लॉ, तमाम तरीकों के बेसिस पर आते हैं, और कई एंगल देखे जाते हैं कि समानता भी, और उनके वो सारी चीजें
आर्टिकल का और फंडामेंटल राइट का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्वालिटी वाला भी इसमें पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 महीने का कोर्स किया हुआ है, ट्रेंड है ऑलरेडी, तो वो यहाँ मामला बनता नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे मामला NIOS DLED के पक्ष में ही नजर आ रहा। बट अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कानूनी दांव पेच फिर क्या फैसला निकल के आता है वो देखना होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।